अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी के एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास सेल ऑर्गेनेल्स। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनेल्स के हवाले से, ऑर्गेनेल्स के मतलब को समझते हैं तो ऑर्गेनेल्स जो हैं ये सेल को बनाते हैं, ये सेल का एक हिस्सा होता है। तो ये ऑर्गेनेल्स जो हैं ये कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि तमाम जानदारों के अंदर मौजूद हो सकते हैं। अगर हम बात करेंगे हर ऑर्गेनेल के हवाले से तो हमें हर ऑर्गेनेल का जो है वो माइक्रोग्राफ होना चाहिए। माइक्रोग्राफ का मतलब ये है कि उसकी एक इमेज होनी चाहिए। तो इमेज के ज़रिए से हम समझ सकते हैं एक ऑर्गेनेल को। मज़ीद लिखा हुआ है कि अगर हम ऑर्गेनेल की इमेज को समझेंगे तो फिर हमें उनके काम का भी मालूम हो सकता है कि वो कौन सा काम जो है अंजाम देते हैं। सेल में मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, वो अलग अलग काम अंजाम देते हैं, तो अलग अलग ऑर्गेनेल्स उनका अलग अलग काम हो सकता है। सबसे पहले जिस चीज़ का जिक्र किया गया है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है एक जेल के जैसा सब्सटेंस होता है जो कि सेल के अंदर मौजूद होता है। अब ये साइटोप्लाज्म जो है 90% पानी का बना हुआ है, बाकी 10% इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हो सकती हैं। जो 10% मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो सकती हैं, मिक्स हो सकती हैं, जिसके अंदर प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, काफ़ी सारे मालिक्यूल्स 10% में मौजूद हो सकते हैं। और उसके अलावा कुछ वेस्ट प्रोडक्ट सेल ने रिएक्शन किए होंगे तो वो वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो भी इस साइटोप्लाज्म का हिस्सा हो सकते हैं। साइटोप्लाज्म की बात करें तो ये सेल के मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स को साथ जोड़ के रखता है। तो सेल के जितने भी पार्ट्स हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हो सकते हैं। सेल को एनर्जी चाहिए, सेल को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो जो मुख्तलिफ चीज़ें सेल को हासिल होती हैं वो साइटोप्लाज्म के ज़रिए से हासिल होती है। ये मुख्तलिफ साल्ट्स, मुख्तलिफ शुगर्स जो है सेल को प्रोवाइड करता है। और यही वो जगह होती है जहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। सेल के डिफरेंट रिएक्शन से वो सारे जो है इस साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं। अब हम यहाँ पर जिक्र करते हैं साइटोस्केलेटन के हवाले से। साइटो से मुराद सेल है और स्केलेटन से मुराद है एक फ्रेमवर्क। अब ये साइटोस्केलेटन दरअसल क्या होता है, ये प्रोटीन के कुछ धागे होते हैं। सेल के अंदर प्रोटीन मौजूद हो सकता है। अब ये प्रोटीन सेल के अंदर मुख्तलिफ धागों की सूरत में मौजूद हो सकता है। अब ये धागे जो हैं, ये जो मुख्तलिफ फिलामेंट्स मौजूद हैं, ये ट्यूबल्स का काम कर रही हैं, ट्यूब्स का स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। इन ट्यूबल्स को हम माइक्रो ट्यूबल्स, माइक्रो फिलामेंट, मुख्तलिफ ट्यूब्स इनको हम कह रहे होते हैं। अब ये जो है साइटोप्लाज्म में फैली हुई होती है, सेल को सपोर्ट देती हैं, सेल के अंदर चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कराने का भी काम कर रही होती हैं। और उसके अलावा मज़ीद लिखा हुआ ये जो हमारे पास हैं कुछ माइक्रो ट्यूबल्स, ये बनी हुई है एक प्रोटीन की जिसका नाम है ट्यूबलिन, और दूसरी होती है माइक्रो फिलामेंट्स, वो एक्टिन प्रोटीन की बनी है। यहाँ पर लफ्ज़ एक्टिव लिखा हुआ है, एक्टिव की जगह पर एक्टिन आएगा। तो ये माइक्रो फिलामेंट ये भी और छोटे धागे होते हैं जो एक्टिन फिलामेंट के बने हैं। इनसे बड़े धागे माइक्रो ट्यूबल्स होते हैं जिनको बनाने वाला प्रोटीन जो होता है वो ट्यूबलिन होता है। तो ये सेल के अंदर मुख्तलिफ प्रोटीन के धागे हैं जो सेल में मुख्तलिफ जगहों पर फैले हुए हैं और सेल को एक शेप, एक सपोर्ट देने का काम करें या सेल की मूवमेंट में इनका हिस्सा होता है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के हवाले से। सेल का सबसे बड़ा ये ऑर्गेनेल कहलाता है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है डीएनए की सूरत में। असल में इस न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ मौजूद है वो डीएनए है और ये डीएनए ही इस पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। तो सेल की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, एक ऑर्गेनिज्म कैसा होना चाहिए, वो तमाम इन्फॉर्मेशन डीएनए में मौजूद होती है जिसको हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो सेल की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन वो डीएनए की सूरत में न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है। अब अगर हम बात करें, ये न्यूक्लियस ही होता है जो कि अलग करता है, फ़र्क कराता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में। हमें मालूम है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो यूकैरियोटिक सेल होगा, बगैर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला प्रोकैरियोटिक सेल। तो इस तरह से ये फ़र्क हमें करवा रहा होता है। मज़ीद बात करें, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो फास्फोलिपिड की बनी होती है। वो फास्फोलिपिड की डबल लेयर होती है जिस तरह से सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड की बनी हुई थी, और उसके अंदर मज़ीद प्रोटीन भी हो सकते हैं। तो ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, अगर न्यूक्लियस की कवरिंग मौजूद है, न्यूक्लियस के ऊपर एक कवरिंग मौजूद है, वो साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस से अलग रख रही है। मज़ीद लिखा हुआ इसके अंदर कुछ ओपनिंग्स होती हैं जिन न्यूक्लियर पोर्स कह रहे हैं, और ये जो न्यूक्लियर पोर्स मौजूद है, जो न्यूक्लियर इन्वेलप में मौजूद है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मौजूद है, इन सुराखों की मदद से न्यूक्लियस से चीज़ें जो हैं वो बाहर जा सकती हैं या अंदर आ सकती हैं। चीज़ें कौन सी बाहर जा सकती हैं? आरएनए। असल में आरएनए यहाँ पर बनता है, राइबोसोम्स कुछ और पार्ट्स होते हैं वो भी यहाँ पर बनते हैं। अब इनको बाहर निकलना होता है तो ये न्यूक्लियस के सुराखों में से, न्यूक्लियर पोर्स में से बाहर निकलते हैं और साइटोप्लाज्म में आ पहुँचते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड भी होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं। उसके अलावा न्यूक्लियस में एक जगह होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आरएनए मौजूद हो सकता है, उस जगह को न्यूक्लियोलस कहते हैं। दरअसल ये न्यूक्लियोलस जो है ये वो जगह होती है जहाँ पर राइबोसोम्स की फॉर्मेशन भी होती है। मज़ीद लिखा हुआ है कि सेल के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए मौजूद होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल पूरा क्रोमोसोम में मौजूद होता है। एक सेल जो डिवीजन नहीं कर रहा उस टाइम पर न्यूक्लियस के अंदर छोटे से धागे हो सकते हैं जिन्हें क्रोमेटिन नेटवर्क हम कह रहे होते हैं। तो क्रोमेटिन नेटवर्क में ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस को दिखाया हुआ है। अब इसकी मेम्ब्रेन में आप ओपनिंग्स देख रहे हैं, ये न्यूक्लियर पोर्स है।
डीएनए इसके अंदर जो मौजूद है वो धागों की सूरत में है, क्रोमेटिन नेटवर्क जिसको हम कह रहे हैं। न्यूक्लियस भी आपको इसमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आरएनए मौजूद। तो ये जो है न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर है और ये इसका माइक्रोग्राफ इसकी तस्वीर। फिर हम जिक्र करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से। अब इसका जो सिंगुलर होगा वो माइटोकॉन्ड्रियन होगा। माइटोकॉन्ड्रियन के हवाले से कहा जा रहा है कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। ये डबल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फास्फोलिपिड की 2 लेयर्स मौजूद होती हैं और ये यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होता। तो इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक जो है अंदर की तरफ फोल्डेड मेम्ब्रेन है। तो इस तरह से इसकी 2 मेम्ब्रेन्स मौजूद है, एक इनर फोल्डेड और एक आउटर मेम्ब्रेन जो कि स्मूथ मेम्ब्रेन होती है। अब इसके बारे में लिखा हुआ है इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें फोर्स होते हैं, उन फोर्स को क्रिस्टाई कहा जाता है और उन क्रिस्टा के अंदर कुछ प्रोटीन मौजूद होते हैं। उन प्रोटीन के ज़रिए से जो है वो एटीपी की सिंथेसिस होती है। एटीपी जो है वो एनर्जी का मॉलिक्यूल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर एनर्जी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एनर्जी बनती है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। यहाँ पर जो ग्लूकोज को तोड़ने का प्रोसेस होगा उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो हमने कहा माइटोकॉन्ड्रिया एक जगह है जहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है जिसके नतीजे में एटीपी बनाया जाता है ग्लूकोज को तोड़ करके। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब कि ऑक्सीजन आएगी तब फूड का ब्रेकडाउन होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ती है, नतीजे में एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि एनर्जी को बना रहा है इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जा रहा है। मज़ीद लिखा हुआ है कि जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर की तरफ फ्लूइड मौजूद होता है जो उसका मैट्रिक्स कहलवाता है। और मज़ीद के कंपार्टमेंट्स वगैरह की हवाले से तस्वीर जो है वो नीचे मौजूद है। तो आप इसकी ये आउटर स्मूथ मेम्ब्रेन देख सकते हैं और इनर मेम्ब्रेन जिसमें कई सारे फोर्स हैं जिसे क्रिस्टाई कहा गया है। अब उसके अलावा मज़ीद मैट्रिक्स भी आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर खुद का डीएनए भी होता है, खुद के जो है राइबोसोम्स भी होते हैं, उसके अलावा एटीपी भी मौजूद होता है यहाँ पर। तो ये इनकी जो है मेम्ब्रेन है और बीच में स्पेस होगा वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलवाएगी, 2 मेम्ब्रेन्स के बीच का हिस्सा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद रेटिकुलम और रेटिकुलम से मुराद होती है एक नेटवर्क, ट्यूब्स का जाल जो है वो मौजूद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम कह रहे हैं, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है, जो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, इस न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है और ये सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ हो सकता है। तो ये बड़ा जाल है ट्यूब्स का जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद है। और किसके अंदर मौजूद है? ये यूकैरियोटिक सेल में मौजूद है, प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होता। और ये जो है एक डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो ट्यूब्स मौजूद हैं ये अंदर से खाली होती है। तो हॉलो ट्यूब्स, यहाँ पर भी अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये ट्यूब्स अंदर से खाली हैं। बाहर के सरफेस पर मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हो सकती हैं लेकिन अंदर से ये जो है खाली है। हमने जिसे जिक्र करना है आगे चल करके कि इसके बाहरी सरफेस पर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें राइबोसोम्स कहा जाता है। तो बाहरी सरफेस पर चीज़ें होंगी लेकिन अंदर से खाली हैं। हो सकता है ये अंदर से कुछ चीज़ें बना भी लें, तो वो हम आगे जिक्र करने वाले हैं। मजीद इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जैसे हमने कहा ये हॉलो ट्यूब्स में मौजूद हो सकते हैं, चिपटी हुई शीट के जैसा स्ट्रक्चर हो सकता है या राउंड सेक के जैसा, राउंड थैली के जैसा इनका स्ट्रक्चर हो सकता है। अब मजीद बयान किया जा रहा है कि इनके हिस्सों को सिस्टर्नी कहा जाता है। आगे आप एक और ऑर्गेनेल का जिक्र करेंगे, गोल्जी बॉडीज़, उनका भी जो ऐसे कंपार्टमेंट से ये अंदर के हिस्से जो हैं मुख्तलिफ बने हुए, इन्हें सिस्टर्नी कहा जाएगा। मजीद बात करें, ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में लोकेटेड है और ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में कनेक्टेड होता है। मजीद इसके बारे में बात करें, इसकी 2 किस्मों का आगे जिक्र होगा। एक होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दरअसल सरफेस के ऊपर बात हो रही है कि ये जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ तो अटैच हुआ पड़ा है, लेकिन अगर आप इसके सरफेस पर देखेंगे आपको दाने दाने नजर आएंगे। जिस पर ये दाने दाने मौजूद हैं वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा बिल्कुल स्मूथ सरफेस का होगा तो उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाएगा। तो यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हवाले से लिखा हुआ है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई राइबोसोम मौजूद नहीं होते। राइबोसोम का आगे हम जिक्र करने वाले हैं, ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। तो इस पर कोई राइबोसोम मौजूद नहीं होते, यानी इनका प्रोटीन को बनाने का काम भी नहीं होगा। लेकिन ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड्स को बनाने का काम करते हैं, जिससे मुख्तलिफ ऑयल्स हो गए, फास्फोलिपिड्स हो गए, कुछ कोलेस्ट्रॉल के मालिक्यूल्स होंगे जिनको स्टीरॉइड्स कहा जा रहा है। तो ये मुख्तलिफ मालिक्यूल्स को बनाने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने का काम भी कर रहे हैं। उसके अलावा कैल्शियम को स्टोर करने का काम भी करते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करते हैं। हमारे मसल्स के अंदर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होते हैं और वहाँ मसल्स में ये कैल्शियम को स्टोर करते हैं। और जब मिसाल के तौर पर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो कैल्शियम इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल आता है और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराता है। फिर मसल्स जब रिलैक्स हो जाएंगी दोबारा से ये स्टोर कर लेता है, तो ये कंट्रोल करता है कैल्शियम के लेवल को।
और लिवर के अंदर भी ये मौजूद होते हैं, तो वहाँ पर ये डिटॉक्सिफिकेशन का यानी कि लिवर के अंदर खराब चीज़ों के जहर को ख़त्म करने का ये काम करते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और हो गया रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच हुए पड़े होते हैं, तो इस वजह से इसका अपीयरेंस रफ के जैसा होता है। मज़ीद बात करें, इनका काम जो है प्रोटीन सिंथेसिस का है। दरअसल ये रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम प्रोटीन नहीं बनाता, पर इसके साथ जो राइबोसोम अटैच हुआ पड़ा है वो प्रोटीन बनाने का काम करता है। मज़ीद इसके बारे में लिखा हुआ है कि इसके अंदर फोल्ड पड़े हुए हैं, जैसे ये मुड़ी हुई है तो फोल्ड की वजह से ज़्यादा स्पेस बन जाती है और ज़्यादा सरफेस एरिया की वजह से ज़्यादा राइबोसोम अटैच हो सकते हैं। जब राइबोसोम ज़्यादा होंगे तो प्रोटीन भी ज़्यादा बनेगा। मज़ीद लिखा हुआ है इसके हवाले से कि ये मेम्ब्रेन प्रोडक्शन में यानी मेम्ब्रेन बनाने का काम भी कर रहा होता है, मुख्तलिफ मेम्ब्रेन्स इसमें से बन सकती हैं। अब हम जिक्र करते हैं राइबोसोम्स के बारे में। राइबो का मतलब होता है आरएनए और जोम का मतलब है बॉडी, यानी ये ऐसे ऑर्गेनेल हैं जो आरएनए के बने होते हैं, इनमें कोई मेम्ब्रेन वगैरह मौजूद नहीं होती। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के सेल्स में मौजूद होते हैं। अब ये राइबोसोम जो है आरएनए के भी बने हुए हैं और साथ में इसके मुख्तलिफ प्रोटीन भी हो सकते हैं। हम कह सकते हैं 40% इसके अंदर जो है वो आरएनए है, बाकी 60% जो है मुख्तलिफ प्रोटीन इसके अंदर मौजूद हो सकते हैं। अब ये न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर ये पहुंच जाते हैं रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर। तो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर पहुंचेंगे तो वहां पर ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे। ये साइटोप्लाज्म में भी मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें एंडोप्लाज्म रेटिकुलम नहीं होता, तो वहाँ पर ये उनके साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होंगे। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये अकेले भी मौजूद हो सकते हैं या ग्रुप के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं, या ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ। तो इस तरह से ये राइबोसोम मौजूद होता है। अब राइबोसोम के बारे में लिखा हुआ है कि इसका एक छोटा सा हिस्सा होता है और एक बड़ा हिस्सा होता है। ये दोनों हिस्से जुड़ते हैं। अब जी दोनों हिस्से तब जुड़ते हैं जब इन्होंने प्रोटीन बनाना होता है। आपको मालूम है कि प्रोटीन अमाइनो एसिड का बनना है, तो अमाइनो एसिड अगर एक अमाइनो एसिड है दूसरा अमाइनो एसिड है, वो अमाइनो एसिड्स यहाँ पर आएंगे। ये राइबोसोम का काम उन अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ना होगा। जब अमाइनो एसिड जुड़ते जाएंगे इस तरह से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती रहेगी। फिर हम जिक्र करते हैं गोल्जी बॉडीज़ के बारे में। गोल्जी बॉडीज़ के हवाले से जिक्र किया जा रहा है कि इनको डिस्कवर करने वाले थे एक डॉक्टर जो इटली से ताल्लुक़ रखने वाले थे, जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी। अब कैमिलो गोल्जी के नाम को अहमियत देने के लिए, क्रेडिट देने के लिए इस ऑर्गेनेल को भी इन्हीं का नाम दिया गया। तो क्योंकि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी एक बड़ा स्ट्रक्चर है, गोल्जी बॉडीज़ भी बड़ा स्ट्रक्चर है, तो बड़े स्ट्रक्चर होने की वजह से ये जल्दी डिस्कवर हो गए थे और जो छोटे स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिस्कवर होने में कुछ टाइम लगा है। यही बात लिखी हुई है कि इनकी साइज़ जो है वो ज़्यादा बड़ी है, इस वजह से इनको आसान है ऑब्जर्व करना, देख पाना। मज़े लिखा हुआ है कि प्रोटीन क्योंकि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के पास बनते हैं। अब एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में से कुछ वेसिकल्स बनेंगी, उन वेसिकल्स में से ये जो प्रोटीन होगा वो इसके पास पहुंच जाएगा गोल्जी बॉडीज़ के पास। तो ये गोल्जी बॉडीज़ के पास प्रोटीन पहुंचता है और फिर ये उस प्रोटीन को थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं और फिर उसको दाखिल कर लेते हैं वेसिकल्स के अंदर, दोबारा से नई ये वेहिकल्स बनाते हैं, फिर उसको मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचा देते हैं। यानी पहले इनके पास प्रोटीन पहुंचेगा, ये प्रोटीन को बदल करके उसे आगे दोबारा से पैक करके दोबारा ये आगे पहुंचा देंगे। अब इसके अंदर जो मुख्तलिफ हिस्से होंगे उन्हें सिस्टनी कहा जाएगा। जैसे ये मुख्तलिफ पार्ट्स हैं इनको सिस्टनी हम कहेंगे। यही हमने जिक्र किया था एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के लिए कि उसके लिए भी जो मुख्तलिफ उसके पार्ट्स होते हैं उन्हें हम सिस्टनी कह रहे होते हैं। अब इसका हिस्सा जो कि न्यूक्लियस के करीब मौजूद है, जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के करीब मौजूद है, उसे सिस फेस कहा जाएगा और इसका हिस्सा जो कि उससे दूर मौजूद है उसे ट्रांसफेस कहा जाता है। तो ये इसके दो शक्लों का भी जिक्र हो रहा है। यही बात लिखी हुई कि जो गोल्जी बॉडीज़ होता है ये स्टेक ऑफ फिलेट मेम्ब्रेन सेक के बने होते हैं, यानी कि सीधे मेम्ब्रेन के बने हुए कुछ सेक हैं, कुछ थैलियों के जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा मजमुआ है, उनका काफ़ी ज़्यादा स्टेक्स मौजूद हैं और उनके टुकड़ों को सिस्टनी हम कह रहे होते हैं। मज़ीद लिखा हुआ इन सिस्टनी के अंदर यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो प्रोटीन को बदलने का काम करते हैं या मुख्तलिफ मालिक्यूल्स को चेंज करने का काम करते हैं। हमने जैसे जिक्र किया था सेल्यूलोज के बारे में, जो सेल वॉल को बना रहा था, वो भी ये गोल्जी बॉडीज़ बना रहे होते हैं। अब मज़ीद यही बात लिखी हुई है कि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, फिर ये प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इस प्रोटीन को मॉडिफाई करके दोबारा वेसिकल्स में पैक कर देता है और फिर इस तरह से ये गोल्जी बॉडीज़ जो होते हैं ये प्रोटीन को रिसीव करते हैं और
फिर ये प्रोटीन को दूसरी जगह पर सेल के अंदर या सेल के बाहर जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर ये भेज देंगे। क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं तो इसलिए गोल्जी बॉडीज़ को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये रिसीव करके फिर उसे आगे ट्रांसफ़र करने का काम कर रहे हैं। अब हम गोल्जी बॉडीज़ में से बनने वाले कुछ और चीज़ों का जिक्र करते हैं, जैसे कि हैं वेसिकल्स और दूसरे हैं लाइजोसोम्स। वेसिकल्स क्या हैं? वेसिकल जो हैं ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेम्ब्रेन के बंधे हुए गोल स्ट्रक्चर। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक सेल मौजूद है। अब इसका ये हिस्सा एक अलग हो गया, अलग हो करके ये एक वेसिकल बन सकता है। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर हो सकते हैं और इनका काम जो है ट्रांसपोर्ट का, स्टोर करना मॉलिक्यूल को या उसको कन्वर्ट करने का हो सकता है। तो कई ज़्यादा वेसिकल्स हैं जो गोल्जी बॉडीज़ में से भी बनते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से भी बनते हैं, या सेल मेम्ब्रेन में से भी ये वेसिकल्स बनते हैं। तो वेसिकल्स अलग अलग होंगी, इनको हम क्लासीफाई करेंगे इनके कंटेंट और फंक्शन के हिसाब से, मतलब वेसिकल में क्या चीज़ मौजूद है। ये वेसिकल फूड के वेसिकल्स भी हो सकते हैं, फूड को स्टोर करने वाले, डाइजेस्ट करने वाले, या फिर ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करने वाले भी हो सकते हैं, उन्हें कॉन्ट्रेक्टाइल वेहिकल कहा जाएगा। तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल के अंदर या सेल के बाहर की तरफ। अब यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है लाइजोसोम्स के बारे में। लाइजो का मतलब होता है लाइसिस, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, और जोम का मतलब है बॉडीज। यानी ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनका काम ब्रेक डाउन करने का होता है। ये सेल को भी तोड़ सकते हैं या बाहर से आने वाले जरासीमों को भी तोड़ सकते हैं। ये भी दरअसल गोल्जी बॉडी से बनने वाले वेसिकल्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स है, तो एंजाइम्स की वजह से ये चेंज हो चुकी है। अब इसमें ऐसे एंजाइम हैं जो कि सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स को तोड़ सकते हैं, तो ये सेल के हिस्सों को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में लिखा हुआ ये सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं, फूड मॉलिक्यूल्स को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, बैक्टीरिया को भी ये डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये लाइसोसोम्स एनिमल सेल में ज़्यादा मौजूद होते हैं और ये फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं फूड वेहिकल के ज़रिए से। मिसाल के तौर पर एक फूड वेहिकल बना लिया एनिमल ने, अब उस फूड वेहिकल के अंदर ये लाइसोसोम्स आ जाएंगे, उसके एंजाइम्स पहुंच जाएंगे और इस तरह से उसके एंजाइम जो है उस फूड वेहिकल में मौजूद चीज़ को ख़त्म कर लेंगे। मज़ीद लिखा हुआ है जब सेल ख़त्म हो जाता है, मर जाता है या पुराना हो जाता है, उस दौरान लाइसोसोम्स के एंजाइम्स निकल आते हैं। लाइसोसोम्स की जब एंजाइम्स निकल आ जाएंगे वो पूरे सेल को ख़त्म कर लेंगे। इस तरह से ख़राब जो सेल है वो भी लाइसोसोम्स की मदद से ख़त्म हो जाएगा। फिर हम जिक्र करते हैं वेहिकल्स के बारे में। ये वेहिकल्स प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं, इनको हम फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस कहते हैं। ये वो जगह होती है प्लांट के अंदर, उनके साइटोप्लाज्म में, जहाँ पर पानी जमा होता है। यानी कि अगर एक सेल मौजूद है, उस सेल के अंदर एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर पानी या फिर फूड जो है स्टोर हो सकता है। तो एक बड़ी जगह जहाँ पर पानी फूड स्टोर हो रहा है, उस जगह को वेहिकल का नाम दिया जा रहा है। पहले प्लांट के अंदर अलग अलग छोटे व्हीकल्स होते हैं, लेकिन जब वो बड़ा सेल बन जाता है प्लांट का, फिर एक बड़ा व्हीकल वहाँ पर बन जाता है। अब एनिमल में ये मुकम्मल तौर पे मौजूद नहीं होते, एनिमल में छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं और प्लांट में एक बड़ा व्हीकल है जो कि मौजूद है, जो कि ज़्यादातर सेल का हिस्सा जो है वो ले चुका होता है। सेल के अंदर बड़ी जगह जो है व्हीकल ने ले ली होती है। अब व्हीकल की एक मेम्ब्रेन होती है जिसे टोनोप्लास्ट भी कहा जाता है। अब ये टोनोप्लास्ट सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी सिलेक्टेड पार्टिकल्स को आने देगी। मजीद इसके बारे में बात करें, वैक्यूल के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद होंगी, मिसाल इसमें एक तो ज़्यादा हिस्सा पानी का होगा, पानी के अलावा इसके अंदर शुगर्स हो सकती हैं, अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, साल्ट हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं। ये जितना भी मिक्सचर होगा इसे सेल सेप कहा जाता है। मज़ीद लिखा हुआ है इसके हवाले से कि इसके काम हाइड्रोलाइसिस में हो सकते हैं, यानी कि चीज़ों को तोड़ने का काम। जैसे हमने कहा लाइसोसोम चीज़ों को तोड़ता है क्योंकि उसमें एंजाइम्स होते हैं, लेकिन प्लांट में लाइसोसोम नहीं है, तो वहाँ पर जो वैक्यूल है उनके अंदर ऐसे एंजाइम हो सकते हैं जो सेल को तोड़े। तो ये हाइड्रोलाइसिस का काम कर रहा है, सेल के अंदर चीज़ों को जमा करके फिर उन्हें रिमूव करने का काम कर सकता है, पानी के ज़्यादा अमाउंट को स्टोर करने का काम कर सकता है, या दूसरे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, अमाइनो एसिड्स को, शुगर को या मिनरल्स को, इनको स्टोर करने का काम कर सकता है। उसके बाद हमारे पास एक और पार्ट आ जाता है जिसे सेंट्रियोल कहा जाता है। ये सेंट्रियोल जो है ये भी मेम्ब्रेन के बगैर पाए जाने वाला ऑर्गेनेल है। जैसे राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, इसी तरह से सेंट्रियोल में भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। दरअसल ये ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप समझ लो एक ये पेन मौजूद है, इसी तरह से आप ये 3 पेन जोड़ दो तो ये 3 का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इस तरह से इसके अंदर 3-3 के सेट के अंदर जो है 27 ट्यूब्स मौजूद होती हैं। इन ट्यूब्स को माइक्रोट्यूबल्स कहा जाता है, जो कि एक प्रोटीन के बने होते हैं जिसे ट्यूबुलिन प्रोटीन कहा जाता है। तो ये ट्रिपलेट्स में मौजूद है, 9 ट्रिपलेट्स इसके अंदर होंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये सेट हो गया, चौथा ये, पांचवा, छठा,
सातवां, आठवां और नवां। तो 9 सेट इसके अंदर मौजूद होते हैं इन 3 ट्यूबलेट्स के। इन ट्यूबल्स को जो है माइक्रो ट्यूबल्स कहा जाता है, और जिसे हमने कहा ये प्रोटीन के बने होते हैं, जिसे हम लोग कह रहे होते हैं ट्यूबलिन प्रोटीन। तो ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रो ट्यूबल्स जो हैं ये बना रहे होते हैं सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर को। तो ये सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है, ये जिस जगह पर होगा उसे सेंट्रोजोम कहा जाता है। यही बात लिखी हुई है, उस जगह पर जहाँ सेंट्रोल मौजूद होते हैं उसे सेंट्रोजोम कहा जाता है। दरअसल ये सेंट्रोजोम वो जगह है जहाँ सेंट्रियोल जो है वो परपेंडिकुलर मौजूद होंगे, मतलब एक सेंट्रियोल ये है, दूसरा इस तरह से मौजूद हो सकते हैं 2 सेंट्रियोल। अब इन सेंट्रियोल का काम क्या है? इन सेंट्रियोल का काम होता है कि ये क्रोमोजोम को सेपरेट करें। जब सेल डिवाइड होता है, मिसाल एक ये सेल है, ये 2 सेल्स में तकसीम होना है, तो पहले इसमें से जो क्रोमोजोम है वो अलग अलग होंगे, मतलब आधे क्रोमोजोम इधर पहुँचेंगे, आधे क्रोमोजोम इस तरफ पहुँचेंगे। क्रोमोजोम को ऐसे अलग अलग करना ये किसका काम होगा? ये कुछ ट्यूब्स होंगी जो उन्हें खींचने का काम करेंगी ताकि क्रोमोजोम अलग अलग हो सके। तो जो ट्यूब क्रोमोजोम को खींचने का काम करती हैं उन्हें हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। और ये स्पिंडल फाइबर्स बनी होती है माइक्रोट्यूबल्स में से, यानी जिन्हें सेंट्रियोल बना रहा होता है। तो सेंट्रियोल में से धागे निकलते हैं जिन्हें स्पिंडल फाइबर्स कहा जा रहा है, और ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोजोम को खींचने का काम करते हैं। मतलब कि ये क्रोमोजोम की अरेंजमेंट करेंगी कि क्रोमोजोम कहाँ आने चाहिए सेल डिवीजन के दौरान। इस तस्वीर में आपको ये नज़र आ रहे हैं सेंट्रियोल, जिस जगह पर है वो सेंट्रोजोम वाली जगह। अब इसमें से कुछ धागे निकले हुए हैं जो क्रोमोजोम के साथ में जुड़े हुए हैं, इन्हें स्पिंडल फाइबर कहा जा रहा है, जो क्रोमोजोम को खींचने का काम करेंगे, जिसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। फिर एक न्यूक्लियस इस तरफ बन जाएगा, दूसरा इस तरफ, फिर 2 सेल अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से क्रोमोजोम पहले अलग होंगे, फिर वहाँ पर न्यूक्लियस बन जाएगा जहाँ पर क्रोमोजोम होंगे, फिर सेल अलग हो जाएगा। तो क्रोमोजोम को खींचने का काम सेल के डिवाइड होने में ये जो है सेंट्रियोल का होता है। फिर हमारे पास एक और पार्ट का जिक्र किया जा रहा है जो कि प्लांट में मौजूद होता है, जिसे प्लास्टिड्स कहा जाता है। हमने सेंट्रियोल का जिक्र किया, ये ज़्यादातर एनिमल में मौजूद होते हैं, प्लांट में नहीं मौजूद होते। तो प्लास्टिड ये फिर प्लांट में मौजूद है, एनिमल में ये नहीं मौजूद होता। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होंगे, और सारे ही हम साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनेल वैसे जिक्र कर रहे हैं। अब ये प्लांट्स में और अलजी के अंदर मौजूद होंगे। इनके बारे में बात करें तो इनका काम जो है ये कुछ केमिकल्स को बनाने का होगा या कुछ केमिकल्स को स्टोर करने का होगा। मिसाल के तौर पर प्लांट ने फूड स्टोर करना है तो प्लास्टिड फूड को स्टोर कर सकते हैं, या ये कुछ केमिकल्स को बनाएगा जो कलर देने का काम करेंगे। तो इनका काम कुछ केमिकल्स को बनाना है जिनको पिगमेंट्स कहा जा रहा है, जो कलर देंगे, और ये कलर जो है फिर लाइट को एब्जॉर्व करेगा फोटोसिंथेसिस के अंदर है। तो मुख्तलिफ पिगमेंट जो हैं वो इन प्लास्टिड में से हासिल हो सकते हैं। हम इनको 3 किस्म के कहते हैं। एक है क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन कलर के होते हैं और ये प्लांट्स अलजी में मौजूद है। मिसाल के तौर पर एक पत्ता, हमें एक लीफ जो है वो ग्रीन कलर का नज़र आता है, उसकी वजह यही होती है क्लोरोप्लास्ट का मौजूद होना। और क्लोरोप्लास्ट में जो केमिकल ग्रीन कलर देगा वो क्लोरोफिल होगा। मतलब क्लोरोप्लास्ट एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक कलर मौजूद है जिस वजह से वो स्ट्रक्चर ग्रीन नज़र आ रहा है। क्रोमोप्लास्ट ये जो है मुख्तलिफ कलर देगा, रेड, ऑरेंज, येलो जो है इसके अंदर मुख्तलिफ पिगमेंट्स होंगे, इन्हें कैरोटिनॉइड्स कहा जा रहा है। जिसे अगर हमारे पास एक मिसाल फ्रूट मौजूद है वो अभी ग्रीन कलर का है, कुछ टाइम के बाद वो येलो, रेड, ऑरेंज कलर का हो जाएगा। उसका कलर चेंज होने की वजह ये थी कि पहले उसमें क्लोरोफिल मौजूद था, क्लोरोप्लास्ट मौजूद था, क्लोरोफिल ख़त्म हो गया तो फिर बाकी कलर जो छुपे हुए थे वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से बाकी पिगमेंट्स मौजूद होंगे वो क्रोमोप्लास्ट में मौजूद होते हैं। तो ये जो है ऑटम लीव्स के अंदर जो गिर जाते हैं पत्ते, उनके अंदर मौजूद हो सकता है, और फ्लावर्स के अंदर या फ्रूट्स के अंदर ये मौजूद हो सकता है। एक और है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। दरअसल ये कलरलेस होते हैं, इनका काम कलर देने का नहीं है, इन दोनों का काम कलर देने का, लेकिन इसका काम खाने को स्टोर करने का होता है। तो ये कलरलेस होते हैं, ये उन जगह पर होते हैं जहाँ पर लाइट नहीं पहुँचती, यानी रूट या स्टेम, तो वहाँ पर ये खाने को स्टोर करने का काम करते हैं। मज़ीद लिखा हुआ है जैसे फ्लावर्स होते हैं उनका जो कलर होता है, जैसे कि एक फ्लावर का जिक्र है जिसे ऑर्चिड कहा गया है। अब उसके अंदर ये जो कलर आ रहा है वो एक केमिकल की वजह से आ रहा है जो कि कैरोटिनॉइड होगा, जो कि क्रोमोप्लास्ट में मौजूद होता है। अब क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर का जिक्र है, जिसे हमने कहा ये प्लास्टिड की वो किस्म होती है जो ग्रीन कलर देने का काम करती है। तो क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, एक ये मेम्ब्रेन हो गई, दूसरी इनर मेम्ब्रेन हो गई, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस मौजूद हो सकता है। अब इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिसाल ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, कुछ स्टॉक जैसे, कुछ सिक्कों के जैसे स्ट्रक्चर्स ऊपर मौजूद होते हैं एक दूसरे के,
ये अकेला स्ट्रक्चर जो है ये थैलेकॉइड कहलवाता है। और इस तरह से इनका ज़्यादा मजमुआ जो होगा वो ग्रेनम कहलवाएगा। तो एक इनका ये स्ट्रक्चर ग्रेनम और अकेला अकेला स्ट्रक्चर जो होगा वो थैलेकॉइड कहलवाएगा। यही बात लिखी हुई है कि इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिन्हें हम थैलेकॉइड डिस्क कह रहे हैं। अब थैलेकॉइड डिस्क का जो मजमुआ है उसे ग्रेनम कहा जाएगा और इससे ज़्यादा ग्रेनम को जो है वो ग्रेना कहा जाएगा। ग्रेना ज़्यादा को कहा जाएगा, इसका अकेला ग्रेनम कहलवाएगा। अब ये जो थैलेकॉइड डिस्क होती हैं, मिसाल ये ऊपर का हिस्सा एक थैलेकॉइड डिस्क है, ये थैलेकॉइड डिस्क है। तो ये जो थैलेकॉइड डिस्क होती है इसके पास मौजूद होता है क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल, जिस वजह से ग्रीन कलर आएगा। तो ये सरफेस ऑफ थैलेकॉइड डिस्क पर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर जो है क्लोरोफिल मौजूद होगा जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। अब इसके अंदर पानी भी होगा जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा के अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स होंगे जो कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन करने में हेल्प करेंगे। आगे हम दोबारा जिक्र करेंगे इसको हम लोग बायो एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में, ताकि वहाँ पर आपको अच्छी तरह पर समझ आ जाए। अब बाकी लेमेला का स्ट्रक्चर है जो दो ग्रेना के स्ट्रक्चर को आपस में जोड़े हुए हैं, इस वजह से दो ग्रेनम आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये लेमेला का स्ट्रक्चर हो गया। बाकी डबल मेम्ब्रेन, ग्रेनम, स्ट्रोमा, पानी इसका, तो इस तरह से ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के में बस इतना था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।